पूर्व सैनिक भाइयों, 2018 में एक सिपाही रिटायरमेंट आया जिसका वेतन था 37,614 रुपये। तो उसकी बेसिक पेंशन बनी 50%, 18,807 रुपये, जो 2018 से पहले वालों की यही पेंशन है, और सेकंड वन रैंक वन पेंशन हुई। अगर सैनिक भाइयों यही पेंशन 75% हो जाए तो ये 18,807 रुपये से बढ़कर 28,210 रुपये हो जाएंगे। मतलब सीधा 10,000 रुपये का फर्क। हौलदार को 12-13 हजार रुपये का, जेसू साहिबान को 16-17 हजार रुपये का, ऑन रेडी है वो भाई 25,000 से भी ऊपर जाएंगे। सैनिक भाइयों, मेरे पास में दो चीजें हैं कि 1973 में सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का भी होता है कि 1973 में जवानों की पेंशन कितनी थी और रिटायर्ड अधिकारियों की कितनी थी। तकरीबन तो ये कागज किसी साहिबान के पास में मिलेंगे नहीं, एक आधा के पास में मिलेंगे कि 1973 में कितनी थी। दूसरे मेरे पास में जो आजकल पानी पी पी के मेरे नाम से उल्टी कर रहे हैं, ये उन्हीं का मांग पत्र है। ये मार्च में जो उन्होंने भारत सरकार को दिया, और इसके अंदर 75% की डिमांड है। सैनिक भाइयों, एक सिपाही की 10,000 रुपये की बढ़ोतरी होती है और सिपाही से लेके ऑन रेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक ये 25-27 हजार की बढ़ोतरी जाती है, और गुणा हम 28 लाख करते हैं, और 10,000 से 25,000 की भी बात छोड़ो, औसत लगा लो कि 28 लाख सैनिक गुणा 10,000। जो संस्था 75% की मांग कर रही है पेंशन की, क्या उनके पास में कोई कैलकुलेटर है कि वो कैलकुलेटर बता दे कि ये कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों का बजट है। सैनिक भाइयों, 1973 के अंदर सबसे ज्यादा जो पेंशन थी वो थी सेकंड लेफ्टिनेंट की, और उनकी पेंशन जो बनती थी वो 78.5% बनती थी। अगर उस समय 1973 में एक लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट अगर 350 रुपये उसका वेतन था, तो 275 रुपये उसकी बेसिक पेंशन बनती थी। यही ऑन रेडी रैंक की बनती थी। एक लेफ्टिनेंट जनरल 1973 में जो उसकी बेसिक वेतन था 2,250 रुपये था, और बेसिक पेंशन थी 800 रुपये। लेफ्टिनेंट जनरल का 2,750 रुपये था वेतन, और पेंशन बनती थी 900 रुपये। आप देख सकते हो। मेरे पास में एक तीसरा कागज भी है कि ये 75% की मांग एक जो रिटायर्ड ऑफिसरों का संगठन है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी मांग है। सैनिक भाइयों, मैं अपने उन संस्थाओं की बात करना चाहता हूं जो जवानों को गुमराह करके, जो पिछले सालों से अपनी दुकानदारी कोर्ट केस के नाम से चलाए हुए, 6 महीने पहले आते हैं स्कैनर लेके, पेटीएम लेके, और लोगों से दान के नाम से लाखों करोड़ों रुपया ले जाते हैं, और कोर्ट में कोई एक वकील पकड़ के वहां पे कोर्ट केस कर देते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है 5-6 केस डिसमिस होने का। ये मांग उन्हीं की है, और ये अंधेरे में सपने बेचते हैं। गंजों के शहर में कंगे बेचते हैं, और बिकते भी खूब हैं इनके कंगे। गुमराह भी खूब होते हैं, बेवकूफ भी खूब बनते हैं। 75% की डिमांड। इसी के अंदर ये श्रीमान कहते हैं कि OROP, ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज सोल्जर,
6 जून 2017 से पहले पेंशन आने वाले सभी को आरपी का लाभ दिया जाए। क्यों भाई? 6 जून 2017 के बाद में जो आए हैं उनको लाभ क्यों नहीं दिया जाए? ये श्रीमान जी कोर्ट में भी केस करते हैं और रोड पे भी आंदोलन करते हैं। क्यों? कोर्ट केस के नाम से तो आपकी जेब से पैसा निकाला और रैलियां करके अपनी ताकत सरकार को दिखाना कि देखो हमारे पास में कितनी संख्या बल है, जो 75 सालों में होता हुआ आया है। बस चेहरे बदल गए। 75 सालों में रिटायर्ड ऑफिसर थे, अब उन चेहरों की जगह हमारे ही जवान जेसीओ भाई जो पूर्व सैनिक है वो आ गए, जिनकी राजनीतिक हिलारे मार रही है, लबालब राजनीतिक भरी है जिनके अंदर। ऐसी एक रैली मार्च के अंदर हुई जंतर मंतर पे, आप सभी लोगों को मालूम। कहते हैं कि हमने संयुक्त मोर्चा बनाया। उसी रैली में भारत की राजनीति के और वर्तमान जो देश के ऊपर शासन कर रही है उसी पार्टी के 2 व्यक्ति आते हैं जो पद अधिकारी हैं और वो खूब कसीदे पढ़े जाते हैं 1.5 घंटा, और एक व्यक्ति विशेष के नारे लगवाए जाते हैं और हमारे जैसे सैनिक नारे लगाते हैं। जो सम्मानित सैनिक उत्तराखंड से आए, हिमाचल से आए, उनको स्टेज के ऊपर चढ़ने का मौका नहीं मिला, स्टेज के ऊपर पैर रखने का मौका नहीं मिला, स्टेज के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि पूरा का पूरा राजनीतिक स्टेज था। हां, स्टेज के ऊपर संस्था का बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़े बड़े में। किसी दूसरी संस्था जो आई, उत्तराखंड से आए सम्मानित सैनिक या हिमाचल से आए या जगह जगह से पूछे, हमारे दक्षिण भारत से पूछे, छत्तीसगढ़ से पूछे, झारखंड से पूछे, उड़ीसा से पूछे, उनका उस स्टेज के ऊपर एक छोटा सा बैनर भी नहीं था। सारे की सारी जो मांगे हो ऐसी मांगे हैं कि जिनको सरकार, क्या अगर आप सरकार के अंदर किसी सम्मानित पद पे हो, आप माननीय प्रधानमंत्री हो, तो आप भी उनको पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर हाथ पैर की बात करना, बगैर हाथ पैर की मांग रखना, ऐसी बातें मैंने पिछले दिनों में आप लोगों तक लेके आया कि एक्स ग्रुप का जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो नेवल एसोसिएशन चलाई हुई थी। फिर भी एक संस्था ने बीच में घुस के उस केस के अंदर क्लिप करवाया अपना केस, और वो लाखों रुपया भी उन्होंने पूर्व सैनिकों से लिया और वो डिसमिस हो गया। और मैंने ही खोला कि भाई पहले से ही वहां केस चला हुआ, क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि जो बैग है उसमें पैसे आ जाए। जब एक संस्था वहां पे गई, अगर वो कहते हैं कि हमारे को मांग पत्र बनाना आता है, हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, इतने सालों से मांग हम भारत सरकार तक लेके जा रहे हैं, तो भाई अभी तक वो पूरी क्यों नहीं हुई? अभी तक वो पूरी क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं तो कमी है, क्योंकि आपका राजनीतिक स्वार्थ है। आप मांगे ऐसी रख रहे हो, आप बाईपास सरकार को एक सर्टिफिकेट दे रहे हो कि हम जो अपनी मांगे रख रहे हैं वो उनके अंदर कोई दम है ही नहीं। वह उनके अंदर मतलब उन मांगों के अंदर कोई दम है ही नहीं। मतलब सरकार ये सोचे यार ये क्या मांग ले क्या रहे हैं, इनको मांग ही नहीं पता, इनको ये खुद ही बेवकूफ हैं, तो इनकी मांग कौन पूरी कर देगा बगैर हाथ पैर की मांगी। वहां से उस स्टेज से एक मैसेज दिया जाता है सरकार को, ये देखो हमारा संख्या बल, और हम अक्टूबर में, अगस्त में बहुत बड़ी रैली करेंगे दिल्ली के अंदर। बस आप उस रैली को देखते रहना, राजनीतिक पार्टी, कि हमारे पास में कितनी संख्या बल है और हमारे को सांसद की टिकट चाहिए चाहिए चाहिए। वो खुद कह रहे हैं अपने वीडियो में, कल परसों जो उनके वीडियो आए,
कि पहली बार मौका मिला है जवानों को, जवान हो जाओ इकट्ठे 75 सालों में, हम दिखा देंगे, सरकार को झुका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी को ना झुकावें। ये झुकाएंगे तो जो आपकी जायज मांगे हैं उनको झुकाएंगे, उनको सरकार को एक रास्ता देंगे निकालने का, और अपने लेके टिकट और गोड़ पाएंगे। मैंने, आप ये देख लो, ये संखेज खबर कैसे बनाते हैं। एक मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में। आज तक किसी को नहीं मालूम था कि एक वकीलों की संस्था भी उसके अंदर है, मैंने तो बताई होगी। और उससे पहले वो लपेटा ही लगा रहे थे लोगों को, इस अकाउंट में डाल दो, उस अकाउंट में डाल दो, इस अकाउंट में डाल दो। तो भाई मेरे को तो पानी पी पी के गालियां देंगे, क्योंकि मैंने तो दुकानदारी को हिलाने की कोशिश करी। फिर एक आता है मैसेज, आरटीआई से मिल गया पॉइंट, अब देखना हमारे अकाउंट में आएंगे 7,500 रुपये। मैंने भी वही टाइटल डाल के वही पेल दिए। मैंने दिखाया कि भाई रक्षा मंत्रालय से तो मेरे पास भी जवाब आया है। अगर ये जवाब उस संस्था के पास में चले जाते तो वो उस आरटीआई से ज्यादा संखेज खबर बना के और अभी तक अकाउंट नंबर कर देते। मार्च के अंदर जो रैली होती है जंतर मंतर के ऊपर, बहुत सारी संस्थाएं आती है, सामान्य संस्थाएं आती है। मैं उन संस्थाओं से पूछना चाहता हूं, क्या जिस संस्था ने वो बुलाई जंतर मंतर के ऊपर जो रैली करी, क्या उसके कोई बाइलॉज हैं? क्या कोई कानून है? क्या एक वन मैन आर्मी ही सिर्फ पर्सन है? वही अध्यक्ष, वही जनरल सेक्रेटरी, वही कोऑर्डिनेटर, वही कैशियर, सब जगह एक ही व्यक्ति के साइन चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कभी उन संस्थाओं ने यह पूछने की कोशिश करी कि मार्च की रैली में जो 2 व्यक्ति आए वो किस राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, और आज उस राजनीतिक पार्टी ने उनको किन महत्वपूर्ण पदों पे विराजमान किया है, अपॉइंटमेंट किया? कभी पूछा आप लोगों ने? कभी नहीं पूछा। ताली बजाते रहते हो, जिंदाबाद, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे, तुम आगे बढ़ो तुम्हारे पीछे। अरे तुम उसको तो आगे बढ़ा दोगे, वो तो सांसद बन जाएगा, तुम्हारी 1 रैंक 1 पेंशन, और उसकी भी बात छोड़ो। अरे कुछ तो ये भी देखो, जो आपकी सैनिक माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं हैं, वो आप पे भरोसा लगा के बैठी हुई, उनकी आवाज कौन उठाएगा? अरे देहात देखो, जो जैसलमेर, बाड़मेर है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, अपना दक्षिण भारत है। अरे उन सैनिक विधवाओं के बारे में भी सोचो जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, जो 11,500 रुपये में गुजारा कर रहे, और उन्हीं माता बहनों की भावनाओं से खेल के कुछ संस्थाएं अपना व्यापार बढ़ा रही हैं, राजनीतिक में हाथ आजमाई कर रही हैं। किसके संख्या बल पे? आप लोगों के ऊपर। आपने जाना, जाओ, मेरे तो कोई लगता ही नहीं भाई। मैं तो एक चीज दिखाई है, मैं तो देखो, मेरे हिसाब से तो जितना मेरे से हो सकता है इतने सालों में मैंने एक सच दिखाने की कोशिश करी। मैंने सच से मिलिट्री सर्विस पे से लेकर हर चीज तक आपके जवान, जो पूरे सैनिकों को जो जायज हक बनते हैं, जो संविधान के दायरे में बनते हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारे को समानता और अधिकार देते हैं, मैंने तो वही आप लोगों तक वो मांगे पहुंचाई हैं। और आप ऐसा भी नहीं कि खड़े नहीं हुए हो, आप खड़े हुए हो। पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि काले चश्मे लगा के और कहीं जाके इधर उधर जाके आप जिंदाबाद के नारे लगाते रह जाओ। एक आंदोलन वो भी था जब हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे आए 20 फरवरी को, तो उनको वो आंदोलन समर्पित किया गया था, देवभूमि से आए पूर्व सैनिकों को। कहते हैं कि नॉलेज नहीं है कपिल भाई को, मांग पत्र बनाने नहीं आते। अरे क्यों मांग पत्र बनाने हैं? क्यों नॉलेज रखनी इतनी? आपके जो नेता है देश के, शिक्षा मंत्री वो बनेगा जो स्कूल के पीछे से भी नहीं निकला। रक्षा मंत्री इस देश में वो बनेगा जिनके परिवार ने इस देश की कुर्बानी के लिए कोई योगदान नहीं है। हाथ से सफेद कुर्ते पजामे पहनते हो, उस नेता को आप समझा सकते हो। जिस नेता ने सेना के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, रैंकों के बारे में नहीं पता, मैं भी बहुत चाय पी के आया हूं, फिर वो समझ गई। लोकतंत्र में ये नहीं समझते। लोकतंत्र में समझते हैं जो आपकी मांगे जायज है,
और जिन पे आप अड़िंग हैं वही, आपको मांग पत्र की क्या जरूरत है? आप ये कौन है? समानता चाहिए हमने तो चाहिए समानता और अधिकार जो संविधान हमारे को देता है। और ये जो फुटबॉल है, ये जो आईएएस जो बाबू बैठे हैं, जो इस देश को चलाते हैं, उनके पाले में कर दो, वही तो पे कमीशन बनाते होंगे। भाई हमारे को समानता चाहिए, ठीक है। हमारी डिसेबिलिटी पेंशन आप 2,52,000 ना करो तो भाई चाहे 5 रुपया करो, हमने तो सम्मान चाहिए। भाई मिलिट्री सर्विस में 15,500 ना करो तो भाई सम्मान कर दो, चाहे 2,000 करो चाहे 10,000 करो। इसके अंदर बोर्ड पे समझाओगे, किसी भी सिंपल कागज पे लिख के दे दो समानता चाहिए, इन चीजों में चाहिए। और ये फुटबॉल आपके है। और ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बातें करी तो कोई भी सरकार पढ़ाई लिखाई वाले जो बंदे हैं उनको पीछे कर देती है। किसान आंदोलन चला, उसमें कौन पढ़ाया लिखा था? किसान नेता है, कौन सी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए, तभी वो अपने 3 बिलों को वापस ले गए, क्योंकि वो अड़िंग थे अपने मांगों की तरफ से कि हमारे को समानता चाहिए, हमारे को अधिकार चाहिए, और हमारे को ये नहीं चाहिए। इसलिए तो सैनिक भाइयों, जो ये मांगे हैं 75% की, ये आपके रस्ते को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, एक तरह से अंधेरे के अंदर सपने बेचने, गंजों के शहर में कंगे बेचे जा रहे और खरीद भी खूब रहे। अब आप लोगों को सोचना है कि आप किसी व्यक्ति को राजनीतिक में सेट करने के लिए वहां जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, उसका संख्या बल दिखा रहे हो, तो ये गलत। अगर आप अपनी मांगों को लेके चल रहे हो वो ठीक है, क्योंकि मांगे आपकी जायज है, आपके परिवारों की मांगे हैं, आने वाली पीढ़ियों की मांगे। तो आपके सामने बस 2 रास्ते हैं, एक चुनिंदा व्यक्तियों को राजनीतिक में सेट करना, और वो बहुत तेज तराट है। ये भी मैं आप लोगों को मालूम हो गया होगा। आपने जो मार्च की रैली दिखी, उससे मेरे हिसाब से सबके चश्मे उतर जाने चाहिए। कहते हैं 8 महीने के बाद में आएंगे, अब जोड़ा फुल हो गया, 8 महीने के बाद में फिर आएंगे। तो भाई वो 8 महीने के बाद में फिर आ रहे हैं, अब फिर जोड़ा फुल कर देना, और फिर 2024 में एक बार फिर कर देना। आप वहीं की वहीं बैठे रह जाओगे, ऐसा ही होता है। और वो भाई फिर अपने ऊपर चले जाएंगे। मेरा यही था इस समझाने के चक्कर में कि भाई जो आदमी कहते हैं कि 75% हमारी जायज है, तो मैं इनके पास में कोई कागज नहीं होगा जितने कागज हमारे पास में। और 75% की आज की भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल भी नाजायज मांग वो किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकती। यहां सरकार 500 रुपये नहीं दे रही और आप 10,000 की बढ़ोतरी की बात कर रहे हो। नहीं, अपनी समानता और अधिकारों की बात कर लो। जो सैनिक विधवा पेंशन है उसको 50% करवाने की मांग रख लो। प्रीमेच्योर को 1 रैंक 1 पेंशन मिले, क्योंकि उनका हक है। क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन बोलती भी यही कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आए हैं, 1 रैंक 1 पेंशन पर अगर किसी का हक है तो सबसे पहले प्रीमेच्योर जवानों का। तो ये मांगे जो जायज हैं यही चलनी चाहिए आपकी। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ चाहते हो, आप किस तरफ नहीं। वो रोज मेरे को कहते रहते हैं, चलो कहते रहेंगे। अभी सैनिक भाइयों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल भोज।